नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम सब। फादर हाउस से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। हम वो महान फादर तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए और सम्राष्ट्र के सम्राट अशोक को नमन करते हुए और विधि के दाता जिन्होंने भारत की घटना लिखी, वो हमारे पूजनीय गुरु जी, हमारे सबके पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, द फादर ऑफ द नेशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भारत का, वो हमारे परम पूजनीय भारत रत्न, विश्व रत्न, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने कायदा बनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ डे है। दोस्तों, सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, लेकिन इस सब्जेक्ट को हम ध्यान से देखना चाहिए। आज पूरे भारत में 6 कोटि कानून, जिस पर न्याय नहीं मिला, ऐसे 6 कोटि कानून है। और ये केसेस जब तक 1 लाख आदमी पर एक जज कुछ कल के न्यूज में जो विधि के मंत्री है सेंटर के, उन्होंने कहा कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इस दुनिया में 6 कोटि केसेस है जो पेंडिंग है। इंटरनेशनल लॉ की तो बहुत सारी, महाराष्ट्र में बहुत सारी, लेकिन हमारे जज बहुत कम होने से जो हमें न्याय चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। एक तरफ इतने बड़े वकील है दिल्ली में, हर जगह, कि उन्हें देखकर ही जज उस केस को क्या न्याय देना, तो वकील जैसा कहेगा, तो उस तरह से उस वकील को ही देखकर जजमेंट हो जाता है। उस वकील के पास जाने की हमारी हिम्मत नहीं, हमारी औकात नहीं, क्योंकि कुछ कुछ वकीलों की एक हियरिंग की 10-10 लाख फीस है। और ये फीस हमारे समाज की पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में भी हम पूरा नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थिति में
हमारे समाज में क्या न्याय मिलेगा। खुद बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब का संसद में आखिरी भाषण, बाबा साहब ने कहा कि घटना कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर न्यायिक नहीं हो, सच्चे नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो घटने का क्या काम। घटना कितनी भी बुरी हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं, तो कितनी बुरी घटना अच्छी होगी। इसका एग्जाम्पल हमें बहुत जगह दिखता है। हमारा इंटरनेशनल लॉ के बारे में आज ये टॉपिक बहुत हार्ड है दोस्तों। आज अगर हमने पूरी केसेस को अगर सॉल्व करने गए तो 150 साल लगेंगे। एक बार किसी ने केस डाला, केस का सॉल्व होना ही कठिन काम है। हमारे भारत में, पूरे दुनिया में छोटे बच्चों पर बलात्कार, घर की चोरी, किसी का मर्डर, ये बात बहुत सोपी हो गई है। और हमने देखना चाहिए, हमारे समाज में कायदा लिखा है कि स्कूल के आजू बाजू में 100 मीटर की दूरी पर कोई दारू का दुकान नहीं चला सकता। यहाँ तो हम खुलेआम दारू बेचते हैं, यहाँ तो खुलेआम लड़कियों का व्यापार है, मुर्गियां काटने का व्यापार है, दारू पीने का व्यापार है। एक तरफ हम लिखते हैं कि सिगरेट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, और दूसरी तरफ खुलेआम सिगरेट का बिजनेस हो रहा है। आजकल नागपुर लो, पुणे लो, छोटी छोटी खुलेआम ड्रग्स, खुलेआम लड़कियां, धर्मपेट, गोकुलपेट, यहाँ छोटी छोटी लड़कियां 16 साल 14 साल खुलेआम सिगरेट पी रही है। हम जो सिगरेट नहीं पीते, वो लोग देखकर मन के मन में दुखी होते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे ड्रग्स लड़कियां लेते हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे होटल खुले हैं कि जहां छोटी छोटी लड़कियां घर से आती हैं 8वीं से लेकर, और वो होटल में जाती है और 2 पैसे कमाकर बाहर आती है। सब पुलिस को भी मालूम है, सब न्याय व्यवस्था को भी मालूम है, और सभी को मालूम है। उसके बाद में भी न्याय कोई दिखता नहीं, क्योंकि हर लोग एक में के डिपेंड है। पेट पालने के लिए भारत की लोक संख्या 135 कोटि, तो कुछ दिन में दुनिया की सबसे हाईएस्ट लोक संख्या होगी। ठीक है, हमारे में पाकिस्तान नहीं है, न कहे तो पाकिस्तान की 20 कोटि से ऊपर लोक संख्या, बंगाल की 10 कोटि के ऊपर लोक संख्या। अगर ये 13 राष्ट्र हमारे में रहते तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी रहती। आज एक तरफ एक आदमी अब्जोपति है, करोड़पति है, और एक तरफ एक आदमी कंगाल है, जिसको आज का खाने को मिलता नहीं। एक तरफ होटल जहां लोग एक पार्टी के 10,000, 20,000 और 50,000 और 1 लाख उड़ाते हैं, और इतना खाना बचाते हैं। खाना बचाना फैशन हो गया है। अगर हम जर्मन में गए
तो वहाँ के टेबल पर हम बहुत सिस्टमैटिक बैठते हैं, कोट डाले हैं तो कोट चेयर पर रखते हैं, और वहाँ थोड़ा सा भी खाना बचा तो तुरंत पुलिस आती है और उस आदमी पर कानूनन जेल करती है और उतना फाइन बैठाती है। वहाँ जितना खाना लगता है उतना ही खाना लेना पड़ता है। हमारे इधर तो जो भी हम ऑर्डर देते हैं हम बचाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक गरीब को रास्ते में दर दर ठोकरे खाने के बाद में 5 पैसे नहीं मिलते, और एक तरफ होटल में इतना खाना बचता है कि हर गांव का गरीब उस खाने से संतुष्ट हो सकता है। दोस्तों, कानून इस तरह से बने हैं और कानून को बिगाड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है। आज तो कानून ही गवर्नमेंट के अंडर में हो गया है, कानून गवर्नमेंट के अंडर हो गया। जो बोलोगे वो रिजल्ट लगता है। अगर किसी को 10 बार तू गलत है, चोर है, चोर है, चोर है करके बोलो, लोपर है, लोपर है, लोपर है करके बोलो, तो ऑटोमेटिक लोग उसे उस तरह से देखते हैं। समाज में बहुत बिगड़ा हुआ है। एक तरफ ला के एडमिशन के लिए हमें लाइन लगाना पड़ता है। बड़े मुश्किल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून बनाए। एक तरफ ला के एडमिशन 12,000, 20,000, 25,000 की है, और एक तरफ सिम्बासिस के समान अगर बिल्डिंग अच्छी किए, दर्शनीय बिल्डिंग किए, दर्शनीय लिबर्टी किए, तो 5 लाख के भी ऊपर फीस है। तो हमारे बार काउंसिल के कानून में भी बदलाव आना चाहिए। मैं आज डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर बोल रहा हूँ। मेरा बोलना इसलिए वाजिब है कि साथियों, हमारे देश में जो न्याय चल रहा है ये इस तरह से न्याय है जहां इस न्याय को किस तरह से दृष्टिकोण से देखा जाए। लॉ के कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब मिनिस्टर जो बने हैं सब पैसे देकर कॉलेजेस मिलते हैं, पैसे देकर कॉलेजेस को संभाला जाता है। तो हम किस कानून की बातें कर रहे हैं? पांडवों के जमाने में कानून पर अन्याय हुआ है। पांडवों ने जुआ खेलना गुनाह है, उस जमाने में जुआ खेलकर खुद अपने भाभी को भरे दरबार में नंगा कर डाले। श्री कृष्ण भगवान थे जो बचाने को आए, वो तो भगवान थे, वो भी न्याय नहीं दे सके। तो न्याय तो कई कालांतर से हमारे पर अन्याय हुआ है। भगवान बुद्ध के समान न्यायिक आदमी पर जिन्होंने पंचशील दिया, उन पर भी थूकने वाले लोग, उनके मुंह पर थूकने वाले लोग कहीं मिले। आज कानून अंधा है, अनदेखा है, लेकिन कुछ तरफ न्याय भी है। एक तरफ अन्याय है और दूसरी तरफ न्याय है। हम इन बातों को ध्यान देना चाहिए। साथियों, आज के इंटरनेशनल न्याय दिन पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बाबा साहब की वो बात हमें याद आती है जिन्होंने कानून बनाया। उन बाबा साहब आंबेडकर को जात के कारण हमारे देश में आज भी मनुस्मृति शुरू है। बाबा साहब आपने 1927 को महाड़ सत्याग्रह और बहुत सारे सत्याग्रह कर कर मंदिर में प्रवेश न करना, इस पर कालिदास मंदिर
महाड़ का तालाब का सत्याग्रह और बहुत सारे सत्याग्रह आपने किए। उसके बाद भी जाति को हटाने के लिए आपने न्याय किए। आपके जाने के बाद 70 साल में ना ओबीसी को न्याय मिला, ना एससी को न्याय मिला, ना एसटी को न्याय मिला। विदर्भ के राजा एसटी थे, आदिवासी थे। आज वो ऐसे कंडीशन में आ गए कि जब वो नगर पालिका में आमदार की, खासदार की, उनके ऐसे लोग चुन के आते हैं कि जो किसी पक्ष के भक्ष्य होते हैं, भ्रमित होते हैं, उस पक्ष के गुलाम होते हैं, और वो लोग चुन के आते हैं। एससी के नाम से वो लोग चुन के आते हैं जिनको न्याय नहीं समझता, जिनको न्याय में 0 मार्क मिलते हैं, और वो कभी एलएलबी नहीं हो सकते हैं। हम विधिमंडल कहते हैं, और विधिमंडल में एक भी आदमी आमदार नहीं है जो कायदा नहीं जानता, वो आमदार बनते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब तो बैरिस्टर थे, लंदन से बैरिस्टर बने, बाद में डीएससी बने अमेरिका से। उस महान आदमी को जब भारत में वो आए तो पहले ही दिन जब वो कोर्ट में गए तो उनको बैठने को जगह नहीं मिली, उनको बाहर बैठना पड़ा। इस देश में पहली केस बाबा साहब की तरफ ऐसी आई कि जो केस बहुत भयानक थी। शायद हम लोग बाबा साहब के कानून से खुशी में जी रहे हैं। दोस्तों, पुणे की बागड़े की केस थी, तिलक और बागड़े। केस ऐसी थी कि जो भी समाज के, बहुजन समाज के, तो फिर वो मार मांग चामार तेली कुछ भी रहे, उनकी अगर शादी होती है तो 13 महीने के लिए अपने औरतों को ब्राह्मणों के घर में भेजना पड़ता था, पंडितों के घर में भेजना पड़ता था, और वो 13 महीने रहकर कई लोगों से संभवतः ये सब कुछ करके अपना पतित्व वह नष्ट करके 13 महीने के बाद में वो आती है। कितने उसको, किन किन लोगों ने हाथ लगाए, शायद ये बात आपको मालूम नहीं है। हम सो रहे हैं सैनिकों के कारण, हम जी रहे हैं डॉक्टरों के कारण। ऐसे परिस्थिति में कहीं अन्याय इस देश पर हुए हैं, इस बात को भी हम ध्यान देना चाहिए। साथियों, हमारी न्याय व्यवस्था अंधार में है। आज भी नौग्रांट के कॉलेज पर जो लोग पढ़ाते हैं उनको बड़े मुश्किल से पार्ट टाइम के 10-20 हजार रुपये मिलते हैं। हम इस बातों को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार सोया हुआ है, हर बातों के लिए सोया हुआ है। एक आधी किसी का अप्रूवल पास करना है तो वहां भी, जब तक आज भी इंग्लिश राज है, जापान और इंग्लिश, लंदन के राज में क्या फर्क है यूरोप के राज में। अगर हम यूरोप में जाते हैं, हमारी बैग कोई लोग पकड़ते हैं, होटल की किल्ली जब खोलते हैं तो लंदन में हमें तुरंत उन्हें पैसे देना पड़ता है, तब वो लोग थैंक यू कहते हैं, और हम भी हंसकर बड़े खुश होते हैं। आज भी हम कोई भी होटल में जाओ तो ट्रिप देना पड़ता है, जब डालेंगे तब हमको भी समाधान होता है। कुछ होटल के नियम बदले, अब उन्होंने पहले ही ट्रिप लेना शुरू कर दिया। तो ये हमारे कानून है। हमारे कानून में अगर हम जापान में जाएं, जापान में अगर किसी को कुछ काम करने के बाद में हम कुछ पैसे देते हैं तो हंसने वाले लोग, उनको बड़ा दर्द होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कायदा इस तरह से बने हैं। हम रशिया में जाते हैं तो रशिया में हमारी बैग पकड़ने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहां समानतावाद है।
तो कार्ल मार्क्स के तत्व आते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग बताया। भगवान बुद्ध के 5 तत्व पूरे दुनिया को लागू होते हैं मेरे साथियों। और वही घटना बाबा साहब ने लिखी। बाबा साहब ने लंदन, अमेरिका, पूरे दुनिया का अभ्यास करने के बाद में भगवान बुद्ध के आचर्य से उन्होंने 5 तत्व पंचशील के लिए, और ये 5 तत्व इस दुनिया में सबसे कठिन तत्व है। मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। मेरे साथियों, ये कानून बहुत कड़क हुआ है। जीव हिंसा करना सादी बात नहीं है। एक तरफ सलमान खान, बड़े बड़े लोग इस कानून में फंस गए हैं। 5 साल की जेल हुई और जेल होने की शक्यता है। लेकिन जब आई विटनेस को किसी का मर्डर करते हैं, जीव हिंसा यानी मनुष्य की, प्राणी की, मैं जीव हिंसे से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, झोपड़पट्टी में मर्डर हो रहे हैं, पैसे लेकर मर्डर हो रहे हैं। कोई भाई इसलिए मर्डर करता है कि उसकी बहन किसी से प्यार कर कर शादी करवा ली, खुलेआम मर्डर हो रहा है। हमारे कैमरे लगे हैं, खुलेआम न्याय है। लेकिन जब तक जो आई विटनेस रहते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, उन्हें मारा जाता है या खत्म किया जाता है। ये हमारे देश का कानून है। और हम उन लोगों को न्याय नहीं दे सकते। खुलेआम जज का, नागपुर में जज मर जाता है और खुलेआम उस जज को मारने वाले लोगों का नाम भी मालूम है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो एक कानून की पट्टी, काली पट्टी, इसको हटाना पड़ता है। और इस कानून के काली पट्टी को सफेद पट्टी के साथ में नाक पर लगाना पड़ता है। आंखें बंद करना ये झूठी बात है दोस्तों। आंखें इसलिए बंद करो, अगर अपने को मेडिटेशन करना है तो आंखें बंद करो। इस दुनिया का शांति कायदे में सब परिवर्तन हुई गई। खुलेआम बड़ों बड़ों का मर्डर हो रहा है, जहां जज का मर्डर हो रहा है, जहां न्याय का मर्डर हो रहा है, जहां गरीबों का मर्डर हो रहा है, जहां अमीरों का मर्डर हो रहा है, जहां किसी बातों पर, छोटी सी घुस्सा पर मर्डर हो रहा है। तो इस कानून को हमने किस तरह से चेंज करना चाहिए, इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए। आज मेरा टॉपिक कानून के बारे में है, क्योंकि मैं भंडारी जिले में जिस बाबा साहब को हराया गया, उस जिले का लॉ कॉलेज चलाने वाला पहला शख्सियत हूँ। 2002 में, 2001 में एक कॉलेज मेरे हाथ में आया, जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा। यहाँ के कुछ लोग जज हुए, तृप्ति भोयर, चौरे जी, अवसरे जी की भतीजी, और बहुत सारे लोग जज हुए। कई वकील हुए, कई नामांकित वकील हुए। वकील पेट पालने का धंधा नहीं है। जहां जेठ मलानी के समान वकील हुए, जहां 1 कोटी लेकर बड़ी बड़ी केस रफा दफा हो चुकी है। तो साथियों, इस कानून में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में न्याय देने वाली बातें होना चाहिए। कानून के रखवाले की जिस तरह से जज का पगार है 3 लाख या 2 लाख, उसकी पोस्ट है, उससे भी ज्यादा पगार, ज्यादा पैसे वकील लोगों ने लेना, ये गुनाह है। और ये गुनाह हम लोग खुलेआम सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? कि जो कानून बनाने के लिए हम लोग, जिन्हें आमदार
खासदार चुनते हैं वो उस लायकी के नहीं हैं। मैट्रिक पढ़े हुआ आदमी किसी भी जिले का खासदार बनता है। हमारा लोकशाही सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए है। हमारे अंडर में जज है, न्याय व्यवस्था है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IAS ऑफिसर है, सब है, वो हमारे अंडर में काम करते हैं। और हम मैट्रिक वालों को एस सर करके उनके पीछे पीछे भागते हैं। ये जो कानून है, इसी कानून को बदलना चाहिए। दोस्तों, समाज को बदल डालो। पंचशील में कहता है, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। खुलेआम चोरी करना शुरू है। किसी का अप्रूवल लेना है तो विदाउट पैसे से काम नहीं होता। किसी को नौकरी देना है तो विदाउट पैसे से काम नहीं होता। किसी को छोटी सी पढ़ाई करना है, 10वीं 12वीं KG की पढ़ाई के लिए नागपुर में इतने बड़े बड़े स्कूल है, वहां 10-10 लाख 20-20 लाख दिया जाता है। तो साथियों, ये कानून है, इस कानून को हमें चेंज करना है। खुलेआम लुटेरा, खुलेआम सवेरे अगर लड़कियां घूमने जाती हैं, किसी को उठाकर उसको लाइफ भर के लिए गायब किया जाता है, उसको छोटी छोटी आस्था देकर उसको महाराष्ट्र से बाहर ले जाकर बाहर कंट्री में, अरब कंट्री में भेजा जाता है। ऐसी कितनी संख्या है जहाँ की लड़कियां गायब हुई है। हम इस बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम समाज के साथ में रहते हैं, छोटे छोटे समाज के साथ, समाज के नाम पर राजकारण है, धर्म के कारण राजकारण है। और बाबा साहब ने कहा था, किसी भी आदमी को उसको राष्ट्र के ऊपर अगर रखोगे, वो राष्ट्र हुकुमशाही का राष्ट्र बनेगा, वो न्यायिक राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसा ही जहां वहां हो रहा है। एक तरफ IAS कलेक्टर बनने के लिए जो डिग्रियां लगती है, आजकल तो खुलेआम कोई भी विदाउट IAS से भी डायरेक्ट प्रमोशन हो सकते हैं। दोस्तों, कानून इस तरह से बन रहे हैं। क्या हम इन कानून से सुखी समाधानी हैं? इस बातों को भी हम ध्यान देना चाहिए। पंचशील का तीसरा तत्व कहता है, काम वासना अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। दोस्तों, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों को बचपन में उठाया दिया जाता है। अच्छे अच्छे मकान की लड़कियां किसी दारू वालों के साथ में जीती है, किसी व्यभिचार लोगों के साथ में जीती है। बाबा साहब के कानून ने बहुत सारा परिवर्तन करवा दिया है। आज लड़कियां स्वबल पर जी रही है, कानून के साथ में जी रही है, पढ़ाई कर रही है। मनुस्मृति में बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाया? कि मनुस्मृति के लड़कियों ने और शूद्र ने मरते तक के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लड़कियों ने अपने पिताजी के साथ में जीना चाहिए और अपने पति के साथ में अंतिम मरण करना चाहिए। ये बातें अहिल्याबाई होलकर, ये बातें हमारे आखिरी के राजा राणा प्रताप, जब राणा प्रताप हार गए, गलती से फंसा दिया गया, तब राणा प्रताप की महल के जितनी भी लेडीज थी, खुद उनकी न्यायिक बीवी और जितनी भी सभी लेडीज ने अग्नि में पथ करवा दिया। आज तक 70 साल के पहले, आज भी कुछ कुछ जगह पति जाने के बाद हमको बलि देना पड़ता है। आज भी हम लोगों को पिताजी मरने के बाद उनको नहाना पड़ता है, नए कपड़े डालना पड़ता है, कलर लगाकर उनको जलाना पड़ता है। आज भी पिताजी मरने के बाद हमको बाल काटना पड़ता है और हम लोग समाज को देखकर उन बातों को काम कर रहे हैं। जहां पति की चिता जलने वाली है और उसको उठाने वाले हैं, उस जगह औरतों को बैठकर उन औरतों को पहले बाल काटा दिया जाता था। सफेद साड़ी पहनना, जिंदगी भर अपने दागिने नहीं पहनना,
और घर में अनाचार से जीना, इन बातों को कानून ने बदलाव कर दिया है। हमारा कानून इतना अच्छा हुआ है कि आज भी लड़की अगर लड़का पसंद नहीं आया तो सीधा, मैंने देखा, उनको काट देते हैं, तोड़ देते हैं रिलेशन। हमारी पढ़ी लिखी लड़की बहुत अच्छी बातें करती है, लेकिन उन्होंने पंचशील से चलना चाहिए, वे विचार के दूर रहना चाहिए, काम वासना से दूर रहना चाहिए। मेरे साथियों, अच्छा सोच बीच कर शादी करना चाहिए, और 1 साल में नहीं पटा तो फिर दूसरी बातें करना चाहिए, और निभाने वाली बातें हमारे कानून में होना चाहिए, और इस बात को हमने करना चाहिए। पंचशील का चौथा तत्व है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितनी झूठी बातें करते हैं राजकारण में। जो लोग चुन के आते हैं, वो पीएम रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, इतनी झूठी बातें करते हैं, इतनी झूठी बातें करते हैं, और अपना वोट किस तरह ले जाकर सब बातें करते हैं। राजकारण में वो लोग चुन के आते हैं जिसको राजकारण नहीं करना है। राजकारण ये समाज कारण का एक पार्ट है। बाबा साहब ने पहली जो केस लड़ी थी, 13 महीने तक के उस औरत को रखा जाता था, और गर्भधारणा होने के बाद में उस औरत का पहला लड़का नदी में डुबा दिया जाता था। वो केस जीतकर बाबा साहब ने निःशुल्क सेवा के साथ में इस देश में क्रांति करवा दिया। उस बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। मेरे साथियों, हम लोग भूल गए, हम लोग सब भूल गए। हम बाबा साहब को दलित करके देखते हैं, आज भी दलित कर पर अछूत समाज का देखते हैं। आज भी बाबा साहब भगवान बुद्ध को हम अछूत करके देखते हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब नहीं रहते तो आज की हमारी लड़कियां पढ़ाई नहीं करती। बाबा साहब नहीं रहते तो आज लड़की और लड़के इक्वल नहीं होते। आज तो बड़े नेट के साथ में हमारी छोटी छोटी लड़कियां पैंट पहनती है, फुल पैंट पहनती है, जीन के कपड़े डालती है। लड़कों से भी लड़कियां कम कपड़े डालते हैं और खुलेआम नहाते हैं, खुलेआम बातें करते हैं। ये सब न्याय व्यवस्था है, न्यायदान की व्यवस्था है। पूरी दुनिया में घूमते हैं हमारी लड़कियां, अमेरिका में जाकर कोटि कोटि पेमेंट कमाती हैं। ये सब कानून की बातें हैं, और इस कानून को बदलाने के लिए इस कानून में दम है। झूठ बोलने वाली बात है, इसे हम दूर रहना चाहिए। और 5वां पंचशील का तत्व है, मैं दारू, शराब और उसी समान ड्रग में बिकने वाली किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। साथियों, खुलेआम मैंने कई लेडीज देखा, हमारे परिवार बोलो बाकी के परिवार की, खुलेआम दारू पीते हैं। सिटी में जाकर देखो, फैशन है दारू। इवन दो अपनी इज्जत भी बेचना, ये भी फैशन हुई है। राजकारण में तो जो लोग दूसरे मर्दों के साथ में जाते हैं वो राजकारण में सक्सेस होते हैं। बहुत गंदा राजकारण हुआ है, हम इस राजकारण को सुधारना चाहिए। बाबा साहब के जमाने में 1947 में राजकारण था। जो लोग विद्वान थे उन्हें न्याय किया गया, उन्हें उस सीट पर बैठाया गया। अगर वो कायदे का पंडित है तो कायदे मंत्री। आज तो कायदा नहीं आता, वो कायदे मंत्री बनता है। आज तो जिसको एजुकेशन नहीं आता, उनको आईआईटी आईटीआई का डिफरेंट नहीं आता, वो सेंटर में एजुकेशन मंत्री बने, फिर बाद में कपड़ा मंत्री बने, और बाद में आलू मंत्री बने, और संतरे मंत्री बने। दोस्तों, इतने मंत्री बनाओ, संतरा बेचने वाले मंत्री बनाओ, बटे खाने वाले को भी मंत्री बनाओ, और कपड़े बेचने वालों को भी मंत्री बनाओ। आपका कानून को हम बदलाना चाहिए। हम इंटरनेशनल कानून की बातें करते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान का कानून अलग है, जापान का कानून अलग है, लंदन का कानून अलग है, रशिया का कानून अलग है। आज व्हाट्सएप में सवेरे मैंने एक पोस्टिंग देखा,
हैप्पी इंटरनेशनल डे। हमारा कानून एक अलग बदलाव का कानून होना चाहिए। हमारे कानून में बहुत सारा चीज आना चाहिए। इस बातों को भी हम ध्यान देना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में कुछ बातें, मेरा नॉलेज, मैं खुद एडवोकेट का अभ्यास और ये सब बातें का अभ्यास करने के बाद में मैं इस सब्जेक्ट पर बोलना चाह रहा हूं। द इन इंटरनेशनल लॉ डे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अर्थ और परिभाषा, स्रोत। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। हम देखते हैं राजनीतिक ज्ञान विधि का महत्वपूर्ण टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय विधि। हम इनके अंतर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ और इसका विविध विद्वान धारा, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। साथ ही हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रकार, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में वास्तव कानून है या नहीं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून में विद्वानों द्वारा अनेक मतभेद किए गए हैं। अंत में इस बात में बारे में हम सोचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कानून है। मेरे साथियों, ये सब अभ्यास करने के लिए मुझे रात को ही जगना पड़ता है और कई अभ्यास करने के बाद मैं इस बात में हाथ डालता हूँ। स्रोत और महत्व, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून, अर्थ, परिभाषा, स्रोत और महत्व। साथियों, वर्तमान युग में स्वतंत्र राष्ट्र के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र प्रत्येक दूसरे राज्यों के संबंध बनाने और बढ़ाने की चेष्टा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के पारंपरिक संबंधों को और उनके व्यवहारों का नियम करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि कानून विभिन्न राज्यों के पारंपरिक संबंधों को और उनके व्यवहारों का नियंत्रण करता है। राष्ट्रीय कानून के पीछे जहां राज्य की सत्ता का बल होता है, इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र और सभ्य राज्यों की मान्यता और सद्भावना पर लागू होते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक विचारों तथा फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून नियमों को संबंधी कोशों को सेट है जो राष्ट्र विधियों द्वारा स्वीकृत किया गया है। ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है ऑन द लॉ ऑफ द वॉर एंड पीस 1625 में प्रस्तुत हुई थी, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता कहते हैं। अब आइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधि कानून की विद्वानों द्वारा उचित व्याख्या और परिभाषा। ओपेनहीन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं तथा परंपराओं का वो समुच्चय है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने संबंधों को विधित रूप से बाह्य समझ डाला जाता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये सभ्य राष्ट्रों द्वारा जो जो इसे मानते हैं या मान्यता देते हैं, उनको उनके ऊपर बातें समझा जाता है। ये शक्ति नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र इनको मानते हैं उनके लिए ये दबादर समझा जाता है। गिल काइस्ट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों को समूह है जो सभ्य राज्यों द्वारा
पारंपरिक व्यवहारों को क्रियान्वयन में पालन करते हैं। प्रत्येक राजा अपने नैतिक स्तर पर और सुविधा के अनुसार इन नियम का पालन करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विचारक है प्रोफेसर हॉल। प्रोफेसर हॉल कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के नियम हैं जिनमें आधुनिक सभ्य समाज सभ्य राज्य अपने बदलाव हुआ मानते हैं और इस नियमों को वही शक्ति होती है जो मनुष्य के अंतराम में होती है। तो प्रोफेसर हॉल के अनुसार कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो राज्यों की नैतिकता से आधारित और संबंधित कर दिए गए हैं। अब आए दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर। राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की सीमा तथा सीमित विभिन्न राज्यों को पारस्परिक व्यवहारों का नियमन करते हैं और भावात्मक दृष्टिकोण दोनों का संबंध नियमन साधन है, लेकिन क्षेत्र और संख्या के आधार पर दोनों में बहुत अंतर है। तो आइए दोस्तों इन प्रमुख अंतरों को। पहला अंतर है राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की सीमा के सीमित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंत तक व्यापक है होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून संसार के उस समाज को व्यापक है जिसमें राज्य के दूसरे संबंध रखते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय कानून का प्रमुख स्रोत राष्ट्र की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य स्रोत राष्ट्र राज्यों के पारस्परिक समझों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तीसरा अंतर है राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की प्रमुख सत्ता के बल पर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की अभिमति पर निर्भर होता है। राष्ट्रीय कानून पर जो प्रभु सत्ता होता है, राज्य का प्रमुख तत्व होता है, वो हावी होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर यह मान्यता जो राज्य हैं उनकी मान्यता निर्भर करता है। चौथा है राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पर कोई निर्धारित नहीं दिया जा सकता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन राष्ट्रों के संबंधों में राजनीतिक कूटनीति व आर्थिक स्थिति के कारण, जबकि राष्ट्रीय कानून का पालन दंड के भय से व्यवस्था के कारण किया जाता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंतर। अब आइए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत है प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय समझौते और समझौते से हुए हैं। राष्ट्रों के बीच औपचारिक लिखित समझौता द्विपक्षीय बहुपक्षीय होता है जो शुरुआती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर उनके बारे में जान लेते हैं। आंग्सबर्ग की शांति संधि 1555 में की गई थी। वेस्टफालिया की संधि 1648 में की थी। उट्रेक्ट की संधि 1713 में और पेरिस की संधि 1814 में की गई थी। तो अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोत होते हैं, पहले हम स्थान पर रख सकते हैं। अब आए स्रोत है, दूसरा प्रमुख स्रोत है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाद प्रमुख स्रोत रहा है। विश्व शांति और सहयोग के लिए बढ़ाने के लिए यूएनओ नियम बनाता है और जो संबंध राज्य को सदस्य राज्य पर लागू होते हैं, बाद में वही नियम अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। तीसरा है वह है युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। कभी कभी युद्ध और विभिन्न संघर्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आवश्यक हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को रोकने के लिए, दोबारा उनको न होने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता होती है। ये विश्व शांति की स्थापना में राज्य सहयोग दे सके और विभिन्न राज्यों को इस स्थिति में बन सके। चौथा स्रोत है कूटनीतिक संबंध। स्वतंत्र विभिन्न राज्यों को पारस्परिक संबंधों को बनाने के लिए जोड़ तोड़ और होड़ लगी रहती है। प्रत्येक देश दूसरे देश को
अपने राजदूत भेजते हैं, वो पारंपरिक संबंधों को बनाने के लिए चेष्टा करते हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय नीति के आधार पर कार्य करते हैं। ऐसे संबंध जो होते हैं वो भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख स्रोत होते हैं, समझे जाते हैं। इसके अलावा रीति रिवाज तथा परंपराएं, रीति रिवाज और परंपराएं आंतरिक कानून को प्रमुख स्रोत है। कभी कभी प्रचलित रीति रिवाज परंपराएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों में एक राज्य के शासक दूसरे राज्य के शासक कैसा व्यवहार करते थे, ये प्रथा के रूप में दूसरे राज्य द्वारा इसको स्वीकार करते हैं। उसी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय नियम बनते थे, जो शासकों को पारंपरिक संबंधों को व्यवहारों का नियमन करते थे। छठा स्रोत है कानून, कानूनी विधि वेत्ताओं की पुस्तकें, विधि शास्त्र के पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कानून विशेषज्ञ अपने पुस्तकों में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इन पुस्तकों में जो व्यक्त विचार हैं उनको आधार मान के अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया जा सकता है। सातवां प्रमुख स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय। कभी कभी विभिन्न राज्यों के विवादों का हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ली जाती हैं और इस न्यायालयों के नीले भविष्य में केस लागू किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून है ICJ द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों, ये थे अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख स्रोत। दोस्तों, बहुत सारा गाढ़ा अभ्यास है और इस अभ्यास को मेरे कानून अभ्यास के कारण मैं आपको दे सक रहा हूं। दोस्तों, चैप्टर हार्ड है, लेकिन हमें इन बातों का नॉलेज भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रकार, टाइप ऑफ लॉ, शीतकालीन कानून, शीतकालीन कानून, शांतिकालीन कानून। इस दृष्टिकोण से सभी राजदूत विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार आदि। तो दोस्तों, शीतकालीन कानून सब के बराबर है और इनके नियम के लिए जो कानून बने हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। जो शीतकालीन कानून है वो शांति कानून, वो शीतकालीन स्थिति में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। शीतकालीन शांतिकालीन नियम राज्य आपसी संबंधों को बढ़ाते हैं तो प्रयास रखते हैं। ऐसे में राजदूत विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया गया है, ये सारी चीज़ें शांतिकालीन कानून शीतकालीन कानून में अंतर्गत आते हैं। युद्धकालीन कानून दूसरा, युद्ध के लिए जो नियम लागू किए जाते हैं वो शांतिकालीन परिस्थिति से वो भिन्न परिस्थितियाँ भिन्न होती है। ऐसे समय पर ऐसे कानून की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा राज्यों के द्वारा युद्धकालीन व्यवहार के नियमन हो सके। उदाहरण के लिए ये कानून ये निश्चित करते हैं कि किन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए तथा युद्धबंदियों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा प्रकार है मानवाधिकार संबंधी कानून। मानवाधिकार की रक्षा के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया गया है जिसे संसार के संपूर्ण मानव के हित के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रकार है समाज कल्याण संबंधी कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रकार है। इसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। श्रम कल्याण के लिए इंटरनेशनल लेबर ILO, स्वास्थ्य के लिए WHOD, ये समाज कल्याण संबंधी कानून है। पांचवा प्रकार है आर्थिक कानून। कुछ कानून ऐसे कानून होते हैं जो राज्यों को आर्थिक सहायता की पहुंचा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आर्थिक सहायता, एक राज्य की आर्थिक नियम होते हैं उन्हें आर्थिक कानून कहे जा सकते हैं। छठा प्रकार है राजनीतिक कानून। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे हैं जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को बनाए रखते हैं और ऐसे कानून राजनीतिक कानून का नियम
मन कहते हैं। इस पर अधिकार हमने देखे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख प्रकार देखे हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन के आधार पर कौन से हैं। तो पहला है 6 प्रमुख आधार है। पहला है पारंपरिक समझौता, राज्यों के हित। तीसरा लोकमत की शक्ति। चौथा है दंड का भ्रम। और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। छठवां है विधि की सार्थकता। विभिन्न राज्य अंतर्राष्ट्रीय पालन क्यों करते हैं, क्यों कि जो कानून है उसके बारे में हम बता देते हैं। पहला है पारस्परिक समझौता। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो राज्यों के पारस्परिक सामंजस्य समझौते पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक राज्यों को उस समझौते से बंधा हुआ है, उसका कर्तव्य होता है कि वो नियमों का पालन करे। पहला पारंपरिक समझौता। दूसरा है राज्यों का हित। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों का स्वार्थ और हित भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है लोकमत की शक्ति। जिस प्रकार राष्ट्रीय कानूनों के जनमत लोकमत होती है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लोकमत की अंतर्राष्ट्रीय कानून की पालन करती है। ये एक दबाव के रूप में कार्य करती है। चौथा है दंड का भय। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए कि इस प्रकार के दंड निर्धारित नहीं किए हैं जैसे राष्ट्रीय कानून के किए हैं। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के संबंध में दंड की व्यवस्था है। कुछ संधि से अलग किया जाना और प्रतिबंध लगाना, इस दंड का भय भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में है, तैयार कर चुका है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कानून को लागू कराने के लिए प्रयास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठा है विधि की सार्थकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन इस बात पर निर्भर करता है कि कानून कितना महत्वपूर्ण है और सार्थक है। कुछ कानून ऐसे होते हैं कि कोई राज्य आसानी से उल्लंघन नहीं कर सकता। ये प्रमुख आधार थे जिसके कारण राज्य जो होते हैं, राष्ट्र होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून को विपक्ष में कानून है, ये विवाद उठता है अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कानून है, क्योंकि पारिभाषिक दृष्टि से इस कानून के लक्षण हैं और कुछ लोग इन्हें कानून कहने में आपत्ति प्रकट करते हैं, कुछ अन्य व्यक्ति इन्हें कानून का दर्जा देता है। दोनों ही अपनी अपनी तर्क देते हैं। पहले आइए देखते हैं दोस्तों, जो विचार ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, उनके तर्क क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क विचारों का मत है। पहला, किसी संप्रभु का आदेश नहीं है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के इनकार करते हैं उनका मुख्य तर्क यह है कि कानून किसी का आदेश नहीं होता और अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी संप्रभु का आदेश नहीं है। इनके पीछे कोई संप्रभु नहीं है, इसलिए कानून नहीं कहा जा सकता है। दूसरा है राज्यों का व्यवहार का मानक है और इससे कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ये केवल राज्यों का व्यवहार का मानक है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून वैधकारी नहीं है। इनके पीछे ऐसे कोई शक्ति नहीं होती है जो पालन के लिए राज्य को बाध्य करे। ऑस्टिन, बेंथम, क्राफ्ट जैसे विद्वानों के जैसा ये नियम कानून के श्रेणी में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि कि इन पर जो है किसी बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। चौथा है न्यायालय द्वारा मान्यता का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय कानून में न्यायालय के द्वारा मान्यता का अभाव है, कोई मान्यता नहीं होती। इसको लागू करने के लिए ऐसा न्यायालय नहीं है जिससे नीति को मानने के लिए राज्य बाध्य हो। पांचवा है केवल समझौता पर आधारित दंड का भय नहीं। केवल ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर आधारित है और जो समझौता, ये समझौते कभी भी तोड़े जा सकते हैं, इनके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसके अलावा छठा है दंड का भय।
लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं कि उनके पीछे धन का भाव लगता होता है, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कोई इसलिए नहीं करता कि इनके पीछे कोई निश्चित कारण दंड की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में विपक्ष में देने वाले विचारक है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नियम मानते हैं, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है और इनके पीछे कोई दंड का भय नहीं है। राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है इन कानूनों का पालन करे अथवा नहीं करे। कुछ विचारक है दोस्तों जो ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कानून है, तो उन बातों को भी हम देखते हैं। मेरे साथियों, थोड़ा एक चैप्टर आप हर बार सुनोगे, इस आशा के साथ में मैं ये बातें कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जज घड़ाया, मैंने कई विद्वान लोग घड़ाए, मैंने डॉक्टर घड़ाए, इंजीनियर घड़ाए, कई शिक्षक घड़ाए। तो एक संचालक के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कानून में क्या क्या फर्क है, इस बातों को भी हमने ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कानून क्या है, वो ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कानून है। पहला ये है, सभी कानून संप्रभु के आदेश नहीं होते। दूसरा तर्क है, इसके पीछे कानूनों के पीछे ऐसी शक्ति होती है जो पालन के लिए राज्यों को विवश करती है। तीसरा है, उनका उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है, जैसे कुछ प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और चौथा तर्क है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ भी न्यायालय की व्यवस्था है। केवल राष्ट्रीय कानून को पालन करने वाली संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए भी न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा संघ है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाने के लिए राज्य दबाव बनाता है। पांचवा है, अनेक कानून राष्ट्रीय कानून समझौते पर आधारित होते हैं, क्योंकि जैसा तर्क दिया जाता है इस कानून के विपक्ष में समझौते पर आधारित होते हैं, तो अनेक राष्ट्रीय कानून समझौते पर आधारित होते हैं। छठा तर्क है, कानूनों की उल्लंघन के लिए कानून समाप्त नहीं होते, कि अनेक राष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन किया जाता है, इनको समाप्त किया नहीं जाता। और सबसे आखिरी सातवां तर्क, अनेक राष्ट्रीय कानून भी अलिखित होते हैं और केवल जनमत पर निर्भर है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करके तथा इसका संगीत करके हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, विश्व के राष्ट्र के संबंधों को आधार के रूप पर इसकी भूमिका को और प्रभावशाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे साथियों, इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय नाकाबंदी कैसी है, इस सब्जेक्ट पर अगर बोला जाए तो एक तास नहीं, कई तासों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो आओ दोस्तों, हम बुद्ध के विचार को मानते हैं, सम्राट अशोक के विचार को मानते हैं और बाबा साहब के विचारों को मानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा, धर्म के ऊपर हमारा कानून है, और कानून ये कानून है। आज के कानून में न्याय मिलता है, न्याय मिलाने वाले अगर हो तो न्याय मिलता है। तो साथियों, हम डॉक्टर फुले का बड़े अभ्यास के साथ में हर विषयों पर हम बातें करेंगे।
मेरे साथियों, कानून में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं कोई कायदे मंत्री नहीं हूं, लेकिन एक जनरल आदमी हूं। मैं भी इस बातों को बोलना चाहूंगा, कानून में बदलाव आना चाहिए। जो लोग खुलेआम बलात्कार करते हैं, फांसी देने के बाद क्या बलात्कार बंद होने वाला है? मुझे नहीं लगता साथियों कि फांसी देने के बाद बलात्कार बंद होने वाले हैं। आज भी कई दुनिया के लोग खुलेआम जी रहे हैं। जो खुलेआम बलात्कार करता है वो मस्त राजकारणी बन जाता है और बड़े बड़े लोग बनते हैं। क्या ये न्याय है? हमें अगर प्रूफ नहीं मिला तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए। न्याय की फीस एक आंकना चाहिए। हर वकील की फीस, उस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए और किसी भी वकील की उसके हैसियत से ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहिए। एक आदमी 1 कोटी रुपए लेता है और जज को भी मैनेज करता है। मैंने ये बातें देखी है। जज भी नाराज है। बड़े बड़े जज में नाम नहीं ले सकता, आज नाराज है, कुछ बातें कह नहीं सकते। कानून को पट्टी लगी है। नजीक के रहने के बाद में भी न्याय नहीं मिलता। बिना काम से जिस तरह से अयोध्या ये साकेत नगरी है और वह बुद्ध के जमाने का वहां सभी दिखते हैं। ये होने के बाद हमारे कानून के देवता उसको न्याय नहीं दे सकते। इस बात का दुख है। कानून तो ऐसा होना चाहिए, अगर बलात्कार करते हो, जिस चीज से बलात्कार करते हो वो चीज ही गायब करो और इन लोगों को मारने के बजाय, क्योंकि बुद्ध कहते हैं प्राणी मात्रा की हत्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य भी प्राणी है। हमारे देश में हत्या होती है, फांसी देना यह हत्या है। उसके बजाय दंड दो, दंड ऐसा दो जिस चीज से बलात्कार करता है उसी को गायब कर डालो और इनके हाथ भी तोड़ो। चोरी करने वाले के हाथ दंडनीय करना चाहिए। इनको जिंदा मारकर कोई फायदा नहीं होगा। ये समाज में घूमना चाहिए और दिखना चाहिए। ऐसे लोगों को कानून पर ध्यान देना चाहिए। झूठ बोलने वाले को इतनी हालत खराब करो कि जिंदगी में कोई झूठ ना बोल सके। काम वासना करने वाले को ऐसी हालत खराब करो कि वो काम वासना ना कर सके। बिना काम से भ्रष्टाचार करने वाले को उसकी प्रॉपर्टी स्विच कर डालो, इसके बाद भ्रष्टाचार ना हो सके। शैक्षणिक शिक्षण पूरे फ्री चाहिए। आज भूटान एक छोटा सा राष्ट्र है, भारत का राष्ट्र है। भूटान में मैं गया, 15 दिन रहा। मैंने देखा वहां मुझे बहुत सारी बातें पसंद आई। जो जो राष्ट्र की बातें पसंद आती है उसको स्वीकार करो। भूटान में एजुकेशन, मकान, मेडिकल, ये फैसिलिटीज फ्री है और वहां सिर्फ 5 या 10 हजार पगार है। एवरी पीपल ऑफ भूटान इज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज द बुद्ध राष्ट्र। जापान के लोग खुश है, सिंगापुर के लोग खुश है। यहाँ का ऑफिस में आने वाले लोग सिर्फ टाइम के बाद आते हैं और टाइम के पहले जाते हैं। यहाँ 6 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, बाबा साहब ने उस वक्त हर आदमी को 8 घंटे का कानून बनाया, लेकिन आज भी चौकीदार लोग 12 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और उनको सिर्फ 6 हजार पगार है। हमारे मास्टर लोग सेटिंग करने के बाद 5 हजार पगार है और एक मास्टर को 2 लाख पगार है। एक प्रोफेसर 5-6 हजार में उतने ही प्लेट लेता है और एक प्रोफेसर 2.5 से 3 लाख रुपए लेता है। तो क्या ये कानून है? हम इस कानून को बदलना चाहिए दोस्तों। हम इस कानून को बदलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैं बोल नहीं सकता, मेरे ही मुंह बंधे है, लेकिन मेरे आँख की पट्टी बंधी नहीं है। जो सही है, सही को सही कहना, यही फुलेकर का न्याय है। चलो मेरे साथियों, हम फादर हाउस से बुद्ध को मानते हैं,
धम्म को मानते हैं, संघ को मानते हैं, लेकिन हमारे भारत देश के कानून को महत्व देते हैं और इंटरनेशनल कानून को भी महत्व देते हैं। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं